जय हिंद दोस्तों। यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और 24 फरवरी 2025 को हिंदी का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 10th के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं 200-300 प्रश्न लेकर आते हैं और बोलते हैं कि इसको पूरा याद कर लीजिए, इसमें से जरूर आपका आएगा। लेकिन मैं केवल 20 प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें ग्रामर के भी क्वेश्चन है, हिंदी ग्रामर के भी क्वेश्चन है, इसमें काव्य खंड के भी हैं और गद्य खंड के भी हैं। यानी कि आपके टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे हिंदी से। ठीक है, और मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आपको 150-200 प्रश्न देकर जाना है, केवल जो 20 प्रश्न बता रहा हूं इसको देखकर चले जाइए। हालांकि ये सेट 2 का प्रश्न मैं करा रहा हूं और सेट 1 का मैंने पहले ही करा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? क्या शुक्ल युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं, या फिर शुक्लोत्तर युग के हैं, या फिर भारतेंदु युग के हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। किस युग के हैं? तो शुक्ल युग के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न है कि गबन, जो आपकी गबन है वो गबन की विधा क्या है? क्या नाटक है, कि एकांकी है, कि उपन्यास है, कि कहानी है? जो गबन है आपका वो क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद का क्या है? एक उपन्यास है। आप लोग याद कर लेंगे कि इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद का क्या है? एक उपन्यास है। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव सीरीज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न दिया है कि कंकाल के लेखक हैं। जो कंकाल कृति है उसके लेखक कौन हैं? तो जैसे कंकाल हो गया, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, तितली, इन सब के लेखक कौन होते हैं? आपके जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद को आप लोग याद कर लेंगे, जयशंकर प्रसाद कंकाल के लेखक हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी याद कर लेंगे जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे जो मुंशी प्रेमचंद है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी भी रचनाओं को आप लोग देख सकते हैं, निराला जी हैं और रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेकिन जो इसमें सही ऑप्शन है आप लोग का जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया है कि कलम का सिपाही कृति है। जो कलम का सिपाही है वो किस कृति की रचना है? क्या धर्मवीर भारती की, या फिर अज्ञेय की, या फिर जैनेन्द्र कुमार की, या फिर अमृत राय की? तो कलम का सिपाही कृति किसकी है? तो अमृत राय की। ठीक है, जो अमृत राय आपका है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ये पांचवा प्रश्न है कि शुक्ल युग की समय अवधि है। जो शुक्ल युग है उसकी समय अवधि क्या है? क्या 1919 से लेकर 1938 तक, या फिर 1936 से लेकर 1943 तक, या फिर 1918 से लेकर 1950 तक, या फिर 1843 से लेकर अब तक? तो 1919 से 1938 तक। ठीक है, 1919 से 38 तक। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, जो आपका ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पे दिया है छठा प्रश्न की साकेत रचना है। जो साकेत है किसकी रचना है? क्या महादेवी वर्मा की है, सुमित्रानंद पंत का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है, या फिर मैथिली शरण गुप्त का है? तो साकेत जो महाकाव्य है वो है मैथिली शरण गुप्त का। साकेत किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे सातवां प्रश्न है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं। जो महादेवी वर्मा हैं क्या प्रगतिवाद युग की कवित्री हैं, या फिर द्विवेदी युग की कवित्री हैं, या फिर छायावाद युग की कवित्री हैं, या फिर प्रयोगवाद युग की कवित्री हैं? तो महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं? तो आपके छायावाद युग की कवित्री हैं। ठीक है, छायावाद युग की। अब आठवां प्रश्न दिया कि गंगा लहरी रचना है। क्या पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, या फिर मतीराम की? तो गंगा लहरी आपकी पद्माकर की रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो पद्माकर की। इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए नवा प्रश्न है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। क्या आधुनिक काल की समय सीमा 1919 से लेकर 1938 तक है, या फिर 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक है? ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन और दिखाता हूँ यहाँ। क्या फिर 1918 से लेकर 1950 तक ईस्वी तक है, या फिर 1843 से लेकर अब तक? तो 1843 से लेकर अब तक जो है वो आधुनिक काल की मतलब कि युग है। क्योंकि आधुनिक का मतलब कि मॉडर्न टाइम, मॉडर्न टाइम का मतलब कि अब तक। तो जिसमें अब तक आपको दिख रहा है अब तक, वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है आप लोगों का डी वाला। ठीक है, अब 10वां प्रश्न दिया है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग जरूर ध्यान देंगे, नहीं पूछा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, कौन नहीं है? क्या निहार है, कि संध्या गीत, की दीपशिखा? तो देखिए महादेवी वर्मा की रचना निहार भी है, शांति गीत भी है और दीपशिखा भी है। लेकिन जो यहाँ पे युगांत आपको दिख रहा है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अब 11वां प्रश्न पूछा है कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। जो हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है? क्या रति होता है, हास होता है, निर्वेद होता है, विस्मय होता है? तो मैंने आपको सेट 1 में ही बताया था कि जब भी आपको किसी काव्य को पढ़कर हंसी के अनुभव आए तो वहाँ पे हास्य रस होता है, और उसका स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। और जब भी किसी कविता या किसी पद्य को पढ़कर हमारे अंदर शोक भर जाए, यानी कि हम लोग करुणा में भीग जाए, तो वहाँ पे करुण रस होता है और उसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इसी प्रकार जो श्रृंगार रस होता है उसका स्थायी
अस्थाई भाव क्या होता है, तो रति होता है। तो आप लोग सभी रसों और उनके जो अस्थाई भाव होते हैं उनको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 12 नंबर प्रश्न कि पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार है, क्या रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मन डोला यानी कि पीपर के पत्ते के समान मन डोलता है, यानी कि तुलना कर रहा है, पीपर के पत्ते से तुलना कर रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार, ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न दिया है कि सोठा छंद में चरण होते हैं। जो आपका सोठा छंद है उसमें कितने चरण होते हैं, क्या 4 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 3 चरण होते हैं, 1 चरण होते हैं। तो सोठा छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। इसको आप लोग याद कर लेंगे। सोठा हो गया आप लोगों का, और दोहा में कितना चरण होते हैं, और कुंडलियाँ, इन सभी को आप लोग तैयार कर लेंगे। सोठा, दोहा, कुंडलियाँ, यही तीनों आपके सिलेबस में है और इन तीनों को आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है। कि आप लोग कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, इनकी परिभाषाएं वगैरह भी आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि किसमें 11-11 मात्राएं और किसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, ऐसे करके पूछता है क्वेश्चन। तो आप लोग इसको भी तैयार कर लेंगे, सोठा, दोहा और कुंडलियाँ। 14वां प्रश्न है कि उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो उपदेश शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, क्या उ है, अ है, उप है या फिर अन है। तो उपसर्ग, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, तो उप उपसर्ग, उप उपसर्ग, यानी कि यहाँ पे उप क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब बोला कि प्रत्यय के भेद हैं, क्या 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय के 2 भेद हैं, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। कौन कौन, एक कृत और एक तद्धित। यहाँ पे आप लोग याद कर लेंगे कि इसके 2 भेद हैं और एक कृत है और एक तद्ध है, ठीक है। तो प्रत्यय हो गया आपको लोग का, उपसर्ग भी हो गया। तो आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय को जल्दी जल्दी देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कठिन प्रश्न भी आ जाते हैं। जैसे कोई ऐसा चीज़ पूछ देगा यहाँ पे आप लोग नहीं बता पाए, जैसे पूछेगा अनुत्तीर्ण में कौन सा उपसर्ग है, अनुत्तीर्ण में, तो आप लोग जरूर बोलेंगे कि अनु है, लेकिन उसमें अनु नहीं होता है। इस प्रकार आप लोग याद कर लेंगे जितने भी आपके उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो अब चलिए 16वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को वैसे ही प्रश्न कराना है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न आप लोग का आ गया आपकी स्क्रीन पे। अब बोल रहा है कि लाभ हानि में समास है। तो मैंने बहुत बार इसकी ट्रिक बताई है, तो यहाँ पे आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे। मैं आप लोग कमेंट रीड कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि लाभ और हानि में कौन सा समास है, जो लाभ और हानि है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके शब्द में के बीच में योजक चिन्ह आ जाए, ठीक है, योजक चिन्ह आ जाए, तो वहाँ पे कौन सा होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है, ठीक है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया, माता पिता, ठीक है, नाना नानी, इनके बीच में जब योजक चिन्ह आ जाए तो कौन सा होता है, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और द्विगु कब होता है, तो जब भी आपका संख्यावाची कोई नंबर है, जैसे कि चौराहा, तिरहा, त्रिवेणी, त्रिलोकी। जैसे कि त्रिलोकी मतलब 3 लोगों का, जैसे 3 आ गया, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, यानी कि वहाँ पे हमेशा आप लोगों को एक ना कोई संख्या मिलेगी, जैसे 3, 4, 5 कुछ भी संख्या मिले, जैसे पंचवटी 5 वृक्षों का समूह, ठीक है। उसी प्रकार वहाँ पे द्विगु समास होता है, ठीक है। अब 17वां नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है कि मछली का, ठीक है, परिवाची शब्द है, जो मछली है क्या उसका परिवाची शब्द द्विज है, मीन है, रसना है या फिर मूड है। तो जो आपकी मछली शब्द है उसका जो परिवाची उसका मीन होता है, क्योंकि मीन यानी मछली। आप लोग मछली का भी परिवाची सर्च करके अगर देखेंगे तो आपको मीन के अलावा और बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जो मीन है बहुत फेमस है, इसीलिए आप लोग को याद कर लेना है, जो मछली का परिवाची है वो मीन होता है। अब 18 नंबर प्रश्न दिया है कि जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल रो रहा था। जब हम लोग दिल्ली जा रहे थे तो क्या कर रहा था, कोमल रो रहा था। ये मिश्रित वाक्य है या फिर सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हम दिल्ली जा रहे थे तो कोमल रो रहा था, ये मिश्रित वाक्य है। कैसा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, ठीक है। 19वां नंबर प्रश्न है कि वाच्य प्रयोग के भेद हैं। जो वाच्य प्रयोग हैं उसके कितने भेद हैं, क्या 4 हैं, 6 हैं, 3 हैं, 7 हैं। वाच्य प्रयोग के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, ठीक है। अगली बार मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ा था, इस बार मैं करा दिया हूँ, 3 भेद है। अब बोला है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें कहते हैं, क्या उन्हें सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं, विशेषण कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। यानी कि यहाँ पे जो आप लोगों का दिया है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऐसे आपके 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने खत्म करा दिए, और मैं आपको बता दूं कि 24 फरवरी को इससे मतलब कि बाहर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एक सेट करा दिया है, ये दूसरा सेट है। अगर जो मैं 7 सेट लगातार कराऊंगा, ठीक है, 7 सेट में 20-20 प्रश्न कराऊंगा, और अगर जो आपने उस 7 सेट को देख लिया तो पक्का आप लोग का पेपर में एकदम बिल्कुल वही प्रश्न देखने को मिलेगा।
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक वीडियो देखते हैं, दूसरा वीडियो देखते हैं और तीसरा छोड़ देते हैं और बाद में कमेंट करते हैं सर आप जो बताए थे उसमें से कुछ ही मिला है, पूरा नहीं मिला है। तो भाई पूरा कैसे मिलेगा? पूरा तभी मिलेगा जब आप पूरा वीडियो देख कर जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी जो अभी शाम को वीडियो आएगी फिर सुबह वीडियो आएगी उसको भी देख लीजिएगा। तो अब आप लोग का पूरा पूरा बहुविकल्पी तैयार हो जाएगा। 1 नंबर 20 नंबर में से आपका 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के वीडियो में।